इस लेक्चर में हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बातें करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, क्यों लाएगा ये रिफॉर्म, कब लाएगा ये रिफॉर्म, इन सब की हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 1991 की ये बात है, हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव जी थे। क्यों लाए गए ये रिफॉर्म, क्या रिक्वायरमेंट रही, तो थोड़ा सा एक स्टोरी के फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं कि और पहले क्यों नहीं लाए गए। तो एक्चुअली में हमें पता है कि हमारे यहाँ पे ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया काफ़ी लंबे टाइम तक। तो हमारे मन में एक एप्रीहेंशन चला गया था आफ्टर फ्रीडम 1947 के बाद कि यदि हम फिर से दोबारा ऐसा कुछ करते हैं, अपने आप को ग्लोबली इकोनॉमिकली कनेक्ट करते हैं, कंपनियों को अलाउ करते हैं कंट्री के अंदर आने देना अलाउ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ना हो जाए कि फिर से हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हम अवॉइड करते रहे, क्लोज रखा अपनी इकोनॉमी को, ग्लोबली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखा अपने आप को। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम हमें फेस होने लगी कि हमारा फॉरेक्स कम होने लगा, हमारे ऊपर डेट बढ़ने लगा, हमारी ग्रोथ कम होने लगी। और फिर पैरेलल जब इकोनॉमीज़ को हमने देखा, तो चाइना को जब हमने देखा, जो कि डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में 1979-80 में ही अपने आप को लिबरल कर चुका था, तो हमने महसूस किया कि हमारी रफ्तार कम है, हम स्लो हैं, हम ग्लोबल डेट के अंदर फंसते जा रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे फॉरेक्स भी नहीं है और हमारी प्रोग्रेस की स्पीड भी कम है। तो हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ नया करना होगा, कुछ रिफॉर्म करना होगा, ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट करना होगा। तो हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ आए। और एक वर्ड और यदि मैं इसमें जोड़ना चाहूँ तो एम और जोड़ सकता हूँ। एम का मतलब होता है मार्केटाइजेशन, जो कि हमने 1991 में सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो ये थोड़ा हिस्ट्री थी कि पहले क्यों नहीं किए, बाद में क्यों किए और किस चीज़ को देखते हुए किए। अब ये वाटरशेड ईयर रहा ऑटोमेटिकली अपने आप में एक 1991 में, क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रही है। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में हुई है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ जो हुई है वो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बड़ी चीज़ें हो सकती है, तो हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद यदि हम और बात करें तो रिसेंटली जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बाद डीमोनेटाइजेशन भी एक बड़ी इवेंट थी। तो ऐसी कुछ बड़ी बड़ी इवेंटें हुई हैं हिस्ट्री में। ठीक है, उसमें एलपीजी रिफॉर्म भी एक इवेंट रही थी और काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रही है। देख लेंगे किस तरह से ये सक्सेसफुल रही है, इसको भी हम आगे देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच लेड टू 1991 रिफॉर्म्स, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमें बाध्य किया, कंपलसरी किया, बाध्य किया कि हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जबकि हम पहले इसके मूड में नहीं थे लाने के। तो पहली बात तो इन्फ्लेशन जो जनरली होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। 16.7% का इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में था, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। ठीक है, दूसरा फिजिकल जो डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा थे। हमने जो अपनाई थी वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अपनाया था, जिसमें हम वेलफेयर की बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स हमारे हुआ करते थे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर आ गया, फिजिकल डेफिसिट हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पब्लिक डेट हमारे ऊपर काफ़ी सारा हो गया। और बताया जाता है कि 1991 में हमारी इंटरेस्ट लाइबिलिटी 36.4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ करती थी। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं अभी भी बता दूं कि जैसे लास्ट टाइम हमारा जो 35 लाख करोड़ के राउंड का बजट था, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो केवल इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर था। तो अभी भी अराउंड ये 25% तो है ही, अभी भी लगभग ये 25% तो है ही। तो अभी भी इंटरेस्ट का जो बियर है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा, इंटरेस्ट काफ़ी बियर करते हैं हम अपने एक्सपेंडिचर में। और उस टाइम पे 36.4% पे पहुंच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था ऑटोमेटिकली। उसके बाद एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याएं हमारे सामने आने लगी। उसी टाइम पे ग्लोबल इवेंट के तौर पे हम देखें तो 1991 और 1991 में ब्रोक हुआ इराक वॉर। तो इस वजह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई और साथ में गल्फ कंट्रीज से जो फॉरेन करेंसी आ सकती थी वो भी स्टॉप हो गई, जिसने प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे जितने भी पीएसयू हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से वो एक लायबिलिटी बन के रह गए गवर्नमेंट के ऊपर, और उन्होंने भी बर्डन क्रिएट किया हमारे ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो मैं बता दूं कि फॉरेक्स जो है वो केवल 2 वीक का रह गया था। फॉरेक्स होता क्या है, तो एक्चुअली में अभी हमारे पास जो फॉरेक्स है वो है $600 बिलियन। मतलब इतने पैसे हमारे पास रखे हुए हैं, $600 बिलियन। ये क्या होता है एक्चुअली में, इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है। हमको भी पता जाता है कि हमारा ये जो हमें इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है, मतलब इतना हम इससे अपनी कंट्री का लगभग 17 से 18 महीने तक का इंपोर्ट जो है कर सकते हैं आराम से।
ठीक है, जो उस टाइम पे केवल 2 वीक का रह गया था। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, कि पैसा कितना कम हो गया था, फॉरेक्स हमारे पास कितना कम हो गया था, डॉलर की अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी कम रह गई थी, और क्राइसिस की सिचुएशन में हम जाने वाले थे, बहुत ही एडवर्स सिचुएशन आने वाली थी। लेकिन कुछ हमारे जो डिसीजंस रहे और कुछ अच्छे लोगों के जो डिसीजंस रहे, ठीक है, उनकी वजह से हमने ये रिफॉर्म्स हम लेके आए। काफ़ी बड़ी एक स्टेप थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद ये तो रीजन हो गए, ये तो फैक्टर्स हो गए जो रेस्पॉन्सिबल रहे एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के लिए। उसके अलावा उस टाइम पे ग्लोबल इवेंट और क्या क्या चल रही थी जिन्होंने भी पुश किया हमें एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ। तो सोवियत यूनियन जो था वो कोलैप्स हो चुका था। अब जो सोशलिज्म था वो थोड़ा डाउन जा रहा था, और अब ये इंडिया के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था कि हम पूरी तरह से सोशलिस्टिक होकर बना रहे और डेवलपमेंट की बातें ही ना करें, ओपन करने की बात ही ना करें अपनी इकोनॉमी को। तो वो थोड़ा फीजिबल नहीं रह जा रहा था उस टाइम पे, थोड़ा कैपिटलिस्टिक फिनोमिना ज़्यादा नज़र आ रहे थे, और डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही थी और कैपिटलिज्म भी इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया कि डेंग साओपिंग जो चाइना के थे, उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया था चाइना को और मार्केट फ्रेंडली बना दिया था। हुआ क्या था, इन्होंने 1979 में ही, चाइना पहले 1949 में, के बाद 1979 काफ़ी 76-79 तक काफ़ी ज़्यादा अपने आप को क्लोज रखा चाइना ने, अपने आप को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर रखा। फिर चाइना को ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि चाइना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, माओ जेडोंग थे उस टाइम पे चाइना के अंदर, और ये फील किया गया माओ जेडोंग के द्वारा, माओ जेडोंग के टाइम पे, कि चाइना ने प्रोग्रेस नहीं की है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा। तो फिर डेंग साओपिंग जब रूल पे आए तो उन्होंने अपने मार्केट को ओपन कर दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 1979 तक इंडिया और चाइना दोनों की इकोनॉमी बराबर थी। उसके बाद चाइना ने लगातार अपने आप को जब ओपन कर दिया, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, लोगों को इनवाइट किया, अमेरिका को इनवाइट किया कि आइए हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंपनियों को बुलाया बड़ी बड़ी को, और उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो चाइना ने ग्रोथ की। अपने ईस्टर्न पूरे जोन को चाइना ने सेज बना दिया, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट जोन, और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग की और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रफ्तार से ग्रोथ की। और आज आप देख सकते हो कि चाइना कितना आ गया है और हम कहाँ रह चुके हैं। हमने भी हालांकि एलपीजी रिफॉर्म्स ला के काफ़ी ग्रोथ की प्रोग्रेस की है, लेकिन चाइना पर हैंड पे रहा है इस चीज़ के अंदर। तो चाइना का रिवोल्यूशनाइज करना अपनी इकोनॉमी को, ये भी एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से भी हमको पुश होना पड़ा एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ। उसके बाद 1991 जो 1990 के जो इराक का वॉर हुआ था, उसकी वजह से फॉरेन करेंसी वगैरह का थोड़ा कम हो गया था, है ना, डाउन हो गई थी फॉरेन करेंसी वगैरह जो हम अचीव कर रहे थे वो कम हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने वाला था और बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल भी रहा था, और उस टाइम पे हमने आईएमएफ वगैरह से भी काफ़ी बोरो किया हुआ था। ठीक है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997-1999 के दौरान, उसका भी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद डॉट कॉम कोलैप्स हुआ था, ग्लोबल रिसेशन हुआ था, 2002 से 2008 तक चाइना ने काफ़ी अच्छे से ग्लोबल बूम को पुश किया। तो ये सब चीज़ें भी एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे जो कि एसोसिएटेड रहे हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ, है ना। उसके बाद एक्चुअली में एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स है क्या, एलपीजी का मतलब क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर वर्ड एल का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, ये देख लेते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब जैसे कि वर्ड ही सजेस्ट करता है कि अपने आप को क्या करते हो आप, कंस्ट्रेंट जो होता है उसको कम करते हो। ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हो आप, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा और ओपन और लिबरल, और टैरिफ्स को आप थोड़ा कम करते हो। और टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो काफ़ी बार बहुत सारे बैरियर्स लाइक बहुत टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं ताकि वो ना आ पाए, मतलब इंपोर्ट ना करे कंट्री ज़्यादा, और मतलब कि तो उन सब चीज़ों के लिए तो ये इन सब चीज़ों को डाउन किया गया। तो ये होता है लिबरलाइजेशन, मतलब अपने आप को ग्लोबली कनेक्ट करना, अपने आप को लिबरल करना, मतलब अपने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को डाउन करना, और अपनी कंपनियों को मतलब और बाहर की कंपनियों को हमारे अंदर आने के लिए अलाउ करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है उसको प्राइवेट हाथों में शिफ्ट करना, उसको कैपिटलिस्ट क्लास को शिफ्ट करना, उनके ऊपर फेथ दिखाना, उनके ऊपर विश्वास दिखाना, और उनको आगे बढ़ने के मौका देना, और उनको काफ़ी हद तक मतलब कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेट को हैंड ओवर करना, उनके ऊपर विश्वास दिखाते हुए। और ग्लोबलाइजेशन जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन करना, अपने आप को ग्लोबली कनेक्ट करना, ज़्यादा एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करना और प्रमोट करना इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारा आपका ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। तो हमने ये सारे रिफॉर्म्स लेके आए हम। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले हम क्यों नहीं लेके आए थे, बाद में हम क्यों लेके आए। पहले हमारे मन में क्या एप्रीहेंशन थे, क्योंकि हम गुलाम रहे थे, ईआईसी का हमारे ऊपर रूल रहा था, तो हम एप्रीहेंशन में थे कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसी अप्रोच रखी अपनी कि हमने ज़्यादा अपने आप को ओपन नहीं किया। लेकिन बाद में जब हमने देखा ग्लोबल मार्केट को, सब चीज़ों को, अपनी प्रोग्रेस को, और हम जब ये फील किया कि अभी रिक्वायरमेंट है, यदि हम ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, तो फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए और बहुत ही अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट किया। और उसी की आज देन है कि आज हम $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है।
ठीक है। हमारी इन्फ्लेशन पॉलिसी के अंदर हम 4 ± 2% इन्फ्लेशन की बातें करते हैं, ठीक है। उसको लागू करने की पूरी कोशिश भी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। उसके बाद हमने लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक 6 से 7% की ग्रोथ की रेट को रखा, जो कि अब मतलब ठीक ग्रोथ की, हालांकि हम डबल फिगर की ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने 6 से 7% की ग्रोथ की रेट को काफ़ी अच्छे से रखा। पर कैपिटा इनकम वगैरह इन सब चीज़ों में हमने काफ़ी अच्छा मतलब कि अचीवमेंट किया है। हालांकि इतना हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, काफ़ी हद तक। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स यदि नहीं लाए गए होते तो दिक्कत हो सकती थी। फिर भी हमने काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स पे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से काफ़ी 30 साल के अंदर हमने काफ़ी कुछ गेन भी किया है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसी की यदि बात की जाए तो क्या फीचर्स रहे, तो इसने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, ये लिख सकते हो आप। पब्लिक सेक्टर का रोल थोड़ा डायल्यूट हुआ, प्राइवेट सेक्टर आगे आया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा, नो डाउट। प्राइवेटाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंट्री अलाउ हुई, टेक्नोलॉजी वगैरह फॉरेन की इंडिया में आई, इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई आया, एफपीआई आया, सब तरीके की चीज़ें आई, और इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज की गई। तो इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स ने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया है पिछले 30 साल के अंदर हमारी ग्रोथ के अंदर, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे हमको मदद की है अच्छे से ग्रो करने में, और हमने इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को आगे पुश किया है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स हिस्टोरिकल जो इंडिया की इकोनॉमी की जो हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसके अंदर काफ़ी एक वाटरशेड मूवमेंट साबित हुआ है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।